जॉन तो देखो जॉर्ज साइमन ओम ने क्या किया, उन्होंने रिलेशन बताया किसके बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट के बीच में। क्या बताया उन्होंने कि ही फाउंड रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड्स ऑफ कंडक्टर अक्रॉस टू एंड्स ऑफ कंडक्टर एंड इलेक्ट्रिक करंट थ्रू पास थ्रू इट या फ्लो थ्रू इट। मतलब कंडक्टर के बीच में दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस और उनमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के बीच में उसने क्या किया, रिलेशन बताया। क्या रिलेशन बताया उन्होंने, क्या बताया उन्होंने, ये बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस potential difference, the potential difference across two ends of conductor is directly proportional to directly proportional to current to electric current pass through it हिंदी में लिख देते हैं चालक के दो बिंदुओं के बीच में के मध्य विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। इसका मतलब है कि विभवांतर बढ़ने पर विद्युत धारा की मात्रा बढ़ती है। This is called Ohm's law। इसे ओम का नियम कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसका मतलब है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, है ना, और V इज इक्वल टू RI। यहां पर देखो ये R है, R एक कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट, मतलब एक नियतांक है। देखो प्रोपोर्शनल, ये किसका है? ये है प्रोपोर्शनल का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इस समानुपाती का बोलेंगे कि निशान है। उसमें क्या होगा कि इसका मतलब ये होता है कि जैसे हम विभवांतर बढ़ाएंगे तो विद्युत धारा की मात्रा बढ़ेगी, विभवांतर घटाएंगे तो विद्युत धारा की मात्रा घटेगी। इसका मतलब ये होता है। अब इस इक्वल करेंगे तो R आएगा, या R एक कांस्टेंट है, जिससे हम क्या कह सकते हैं? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। इसको हम कहेंगे रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, मतलब चालक का प्रतिरोध। ठीक है नहीं? चालक का प्रतिरोध।
अब देखो ये प्रतिरोध होता क्या है, ये प्रतिरोध नहीं, उससे पहले एक चीज कर लेते हैं अपन कि फिर पढ़ेंगे प्रतिरोध की डेफिनेशन वगैरह, पहले पता कर लेते हैं कि किसी भी एक चालक के लिए जिसकी हम लेंथ चेंज नहीं करेंगे और उसमें पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे कि इसकी मैंने कोई लेंथ निक्रोम जैसे वायर है, इसकी कोई मैंने लेंथ चेंज नहीं की है और नई एरिया नई क्रॉस सेक्शन का एरिया चेंज किया है, यदि विद्युत धारा, यदि पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के का रेशियो हम निकालेंगे ना, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। देख लें यहाँ पर, यहाँ तो भाई जीरो है तो जीरो, इसको जोड़ो, इसको देखो V अपॉन आई, यहाँ देखना V अपॉन V कितना है 1.5, आई कितना है 0.5, कितना है, कितना आएगा 1.5 एंड 0.5, ये आ जाएगा अपने 3, क्या आएगा 3। देखो V अपॉन आई क्या होता है, V अपॉन आई होता है R, मतलब रेजिस्टेंस, और इसका जो इकाई होती है वो मात्रक जो होता है वो होता है क्या, ओम। तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक बार भी याद रखो कितना आया V अपॉन आई, कितना आया 3। यहाँ देखो V अपॉन आई, V कितना है 3, आई कितना है 1, कितना आया 3 ओम। ये यहाँ पर कितना है 4.5, यहाँ लिखते हैं 4.5 और यहाँ कितना आया 1.5 इज इक्वल टू कितना आएगा, फिर से 3 6 अपॉन 2, फिर से कितना आएगा 3। इसका मतलब ये है कि ये कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब समझना, कांस्टेंट नियतांक का मतलब देना, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर, मतलब नियत रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। इसका यहाँ पर इसको क्या बोला है, एक नियतांक, और ये है V अपॉन आई होता क्या है R, रेजिस्टेंस, क्या होता है रेजिस्टेंस, ठीक है नहीं। अब ये रेजिस्टेंस क्या होता है, अब ये प्रतिरोध क्या होता है, इसको हम पता करते हैं। देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं सिंपल सा, यहां पर मैं एग्जांपल दे रहा हूं एक, और देखो ये मैं हटा देता हूं यहां से, देखो जैसे कि ये मान लो एक रोड है, क्या है, एक रोड है, ठीक है, सड़क है, और यहां पर आपकी गाड़ी चल रही है। अभी गाड़ी क्या हो रही है, आप गाड़ी ऐसे चल रही है, ठीक है। अब देखो, अब मैंने यहाँ पर कोई बैरिकेड्स या कुछ स्पीड ब्रेकर नहीं लगाया, तो आप स्मूथली चले जाओगे, क्या बोलोगे, स्मूथली चले जाओगे। अब मैंने यहाँ क्या कर लिया, जगह जगह जैसे मैंने यहाँ पर एक स्पीड ब्रेकर लगा दिया, मैंने क्या लगा दिया, ब्रेकर, स्पीड ब्रेकर लगा दिए यहाँ पर, ऐसे बहुत सारे, मान लो पहले मैंने 2 स्पीड ब्रेकर लगाए, ठीक है नहीं, रोड पर। तो देखो अब आपको क्या करना, आप जैसे ही जाओगे इसके ऊपर से आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब मैंने 2 लगाए, तो आपकी स्पीड यहाँ पर आपको रुकना, धीरे होना पड़ेगा, फिर यहाँ पर आपको धीरे होना पड़ेगा। तो मैंने आपके चलने के अगेंस्ट में क्या कर दिया है, आपके वाहन के चलने के अगेंस्ट में मैंने क्या कर दिया है, अवरोध पैदा कर दिया। क्या कर दिया है, अवरोध पैदा कर दिया, मतलब मैंने क्या कर दिया है, एक क्या बोलूंगा कि मैंने एक डिफिकल्टीज चलने के, आपके चलने के अगेंस्ट में डिफिकल्टीज पैदा कर दी है, ठीक है कि नहीं। और ये डिफिकल्टीज को या अवरोध को हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध, क्या बोलते हैं, प्रतिरोध, ठीक है कि नहीं। अब देखो, अब मैंने क्या कर दिया, और स्पीड ब्रेकर लगा दिया, तो मैंने प्रतिरोध को और क्या कर दिया है, बढ़ा दिया, आपकी डिफिकल्टीज को और क्या कर दिया है, बढ़ा दिया, ठीक है कि नहीं। और जैसे ही आप यहां से गुजरोगे, इस प्रतिरोध से गुजरोगे, इस स्पीड ब्रेकर से गुजरोगे, तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम, क्या हो जाएगी, कम। इस गाड़ी की स्पीड को आप मानो, ये गाड़ी को मानो इलेक्ट्रिक करंट, क्या हो ना, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के बीच में चलने या इलेक्ट्रिक विद्युत धारा के चलने के बीच में अवरोध पैदा हो जाता है, अवरोध पैदा हो जाता है। उस अवरोध को हम क्या बोलते हैं, उस अवरोध को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, ठीक है कि नहीं। उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं।
या प्रतिरोध बोलते हैं। अब देखो ये तो मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दिया, मतलब आपके चलने के अगेंस्ट में आने वाली डिफिकल्टीज या आने वाला अवरोध, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। अब देखो तो सर ये चालक में प्रतिरोध कहां से आ जाएगा, या तो V/I किसका बताया, मैंने निक्रोम वायर का बताया ना, ये मैंने निक्रोम वायर लिया था, उसका मैंने बताया V/I, उसका कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये चालक में प्रतिरोध कहां से आ गया, तो इलेक्ट्रॉन को चलने में डिफिकल्टीज क्यों आती है ना, इलेक्ट्रॉन की चलने के बीच में अवरोध पैदा क्यों होता है। जैसे कि कोई गाड़ी जो है वो भाग रही हो फास्ट, ठीक है कि नहीं, और पुलिस वालों को उनको पकड़ना है, तो वो क्या करते थे, सड़क पर बैरिकेड्स लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, बैरिकेड्स। तो बैरिकेड्स क्या हो गए, उनके लिए अवरोध, गाड़ी है उसके लिए क्या पैदा कर दिया उन्होंने, अवरोध पैदा कर दिया, हम बोलेंगे कि रेजिस्टेंस पैदा कर दिया। जितने ज्यादा बैरिकेड लगाएंगे उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा और उतना गाड़ी की स्पीड कम होगी। अरे समझ में नहीं है। अब देखो, अब ये चालक में कहां से आ गया प्रतिरोध, देखो कि ये हमारे पास एक वायर है, हमारे पास क्या है, ये वायर, और कोई भी वायर मान लो, कॉपर वायर है। अब देखो ये चालक तार है, मैं बोलूंगा चालक, ये ठीक है। कोई भी तार जो है वो किससे बना होता है, हमें पता है कि जैसे कि कॉपर वायर, तो कॉपर के एटम से बना होगा, कॉपर के परमाणु से बना होगा। अब ये परमाणु क्या है कि चालक में परमाणु होते हैं, पता ही है, कोई भी वायर या कोई भी चीज परमाणु से बनी होती है। देखो थोड़ा सा मैं आसानी समझ में आए वैसा करूं, थोड़ा मैं दूर दूर बना, दूर दूर होते नहीं है लेकिन मैं समझाने के लिए बना रहा हूं, ठीक है कि। अब देखो ये क्या है, परमाणु, ये एटम है, किसके, इस चालक के, वायर के, वायर के कंडक्टर, मतलब चालक। चालक ऐसे पदार्थ है जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब देखो इन कंडक्टर की मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, मान लो कंडक्टर में हमें पता है कि यहाँ एटम के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, ठीक है। एटम के चारों ओर क्या, एटम में जो नाभिक है, न्यूक्लियस है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, ठीक है। लेकिन चालक की एक खास बात होती है कि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन चलता हुआ ऐसे बाहर निकल जाएगा, इसमें से ये चलता हुआ बाहर निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन जैसे बाहर निकलेंगे हम बोलेंगे ये एटम जो है वो क्या हो जाता है, इस एटम से इलेक्ट्रॉन क्या निकल चुका है बाहर, तो ये कैसा बन गया होगा, पॉजिटिव। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो पॉजिटिव बन गया, ठीक है नहीं। इसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो ये भी पॉजिटिव बन गया होगा। अब देखो, अब हमने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को चलाना है, और इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो आवेश चलेगा। अब देखो इलेक्ट्रॉन को चलाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन लगाने पड़ेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बनाना पड़ेगा। मान लो इधर मैंने प्लस पोटेंशियल डिफरेंस लगाया ज्यादा, और इधर कम या पोटेंशियल डिफरेंस मैंने पैदा किया, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन इस ओर चलना चाहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नेगेटिव, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नेगेटिव। अब देखो नेगेटिव जो है पॉजिटिव की ओर चलना चाहिए। जैसे ये चलना शुरू करेगा, ये से टकरा गया, ये इस एटम से क्या गया, टकरा गया, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम। फिर ये टकरा के यहाँ आया, इससे टकरा गया, फिर टकराया, फिर से इसने खींचा, ये इधर इधर टकरा गया, ठीक है नहीं। फिर इसने खींचा, फिर इधर चला गया, चलो ठीक। लेकिन ये कितनी बार टकराया, अब टकराने से क्या उसकी स्पीड कम नहीं होगी। ये अवरोध, ये इस एटम ने, परमाणु ने क्या अवरोध पैदा नहीं किया इलेक्ट्रॉन के बीच में, चलने के बीच में। ऐसा होता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है सीधा जाना चाहता है, लेकिन क्या ये इलेक्ट्रॉन, अब इसने प्लस ने खींचा, ये जैसे चलने लगा ये टकरा गया यहाँ से, ठीक है, टकरा गया। ये एक तरीके से क्या है, बीच में बैरिकेड्स लगे हुए। अब टकराओगे तो क्या हो जाएगा, आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इन एटम ने इलेक्ट्रॉन के चलने के बीच में क्या कर दिया, फिर यहाँ चला, फिर यहाँ टकरा गया, ठीक है नहीं। फिर ऐसे करके यहाँ से टकरा के यहाँ चला गया। तो ये क्या कर रहे हैं, चालक के अंदर जो है
इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु से क्या करते रहते हैं, टकराते रहते हैं। इस टकराने की वजह से क्या हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन के चलने में क्या बनता है, अवरोध पैदा होता है। क्या पैदा होता है, अवरोध। और इस अवरोध को हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। और अलग अलग चालक का प्रतिरोध अलग अलग होता है। जिसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से चल पाते हैं उसका प्रतिरोध कम, और जिसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं चल पाते हैं उसका प्रतिरोध ज्यादा। तो मैं बात करूं अपनी लकड़ी होते हैं ना, तो लकड़ी में क्या विद्युत धारा प्रवाहित होती है, लकड़ी से नहीं होती। लकड़ी से कब विद्युत धारा प्रवाहित होती है, भले ही वहां सेल लगा दो, कुछ बैटरी लगा दो, क्या फर्क पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि लकड़ी से लकड़ी के जो इलेक्ट्रॉन, एटम के जो इलेक्ट्रॉन है वो नहीं चल सकते, कितना ही पोटेंशियल डिफरेंस लगा। इसके सीधा सा मतलब ये निकलता है कि लकड़ी का प्रतिरोध सबसे ज्यादा होता है। लोहा देख लो, लोहे से इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो उसका प्रतिरोध कम। अब उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन चांदी में, सिल्वर में चलते हैं तो उसका प्रतिरोध जो है तो लोहे से कम होगा। ठीक है कि नहीं। तो ये जो है ये होता है प्रतिरोध। तो प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध किसी भी चालक या किसी भी कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है जिससे वो क्या करे, जिससे वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को या चार्जेस के फ्लो को क्या करे, और रेजिस्ट करे, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को धीमा करे, कम करे। ठीक है कि नहीं। तो ये आर है क्या, देखो इस तार के लिए मैंने कहा ये वाला तार मान लो कि मैंने निक्रोम का तार लिया। अब इसकी लेंथ सेम रखो, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया सेम रखो, तो इसमें V/I का रेशियो जो है क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब इसका प्रतिरोध सेम रहेगा। फिर आगे पढ़ेंगे ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो क्या करते हैं, प्रतिरोध को अफेक्ट करते हैं, प्रतिरोध को प्रभावित करते हैं। लेकिन पहली बात यह कि प्रतिरोध होता क्या है, तो हेडिंग डालो प्रतिरोध। ये प्रतिरोध क्यों आता है, ये रेजिस्टेंस, ये प्रतिरोध या बोलेंगे रेजिस्टेंस क्यों आता है, टक्कर के कारण। मैं एक शब्द बात लिखूं, टक्कर या कोलिजन के कारण क्या आता है, ये रेजिस्टेंस पैदा होता है। और रेजिस्टेंस किसकी प्रॉपर्टी है, किसी एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। और वो कैसे निकाला जा सकता है, उसमें विद्युत धारा, पोटेंशियल डिफरेंस और विद्युत धारा के अनुपात से हम रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ, मैं यहां लिख देता हूं रेजिस्टेंस, हेडिंग डालता हूं रेजिस्टेंस, या हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध। Resistance property of मटेरियल, या बोलूंगा कि कंडक्टर। ठीक है। तो रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ, टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस through it। ठीक है। और रेजिस्टेंस रिप्रेजेंटेड बाय आर, हम क्या लिखते हैं, आर से लिखते हैं। ठीक है कि नहीं। अब देखो मतलब हिंदी में लिखूं तो मैं सीधे ही बता देता हूं हिंदी में कि विद्युत चार्ज के प्रवाह को, विद्युत चार्ज के प्रवाह को अवरोध करने या मतलब चलने में की जाने वाली, उत्पन्न होने वाली बाधा को हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस या प्रतिरोध बोलेंगे। ठीक है कि नहीं। मतलब क्या है कि प्रतिरोध जो है वो क्या करता है, विद्युत धारा के बीच में क्या है, एक अवरोध है, एक उसको चलने में रेजिस्टेंस उत्पन्न करता है, उसको चलने में अवरोध पैदा करता है ना। तो ये मैं बोलूंगा कि रेजिस्टेंस या प्रतिरोध किसी भी चालक की प्रॉपर्टी है, कि चालक का गुण है, जिससे वो क्या करे, इलेक्ट्रॉन या विद्युत चार्ज के प्रवाह को
अवरोध करे, विद्युत चार्ज के प्रवाह को क्या करे, अवरोध करे, तो हम बोलेंगे कि रेजिस्टेंस ज्यादा, मान लो कि फ्लो को ज्यादा बीच में ज्यादा अवरोध पैदा कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि उसका प्रतिरोध ज्यादा है। जैसे कि लकड़ी का प्रतिरोध या जो इंसुलेटर्स होते हैं, जो कुचालक होते हैं, उनका प्रतिरोध सबसे ज्यादा होता है। और फिर कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर में भी जो है प्रतिरोध का डिफरेंस होता है, ठीक है। कंडक्टर जिसमें ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो अच्छा कंडक्टर है, मतलब उसमें प्रतिरोध कम है, और जिसमें कम विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसका प्रतिरोध ज्यादा है, ठीक है कि नहीं। अब देखो अगला जो है प्रतिरोध किसी तार का होता है, मतलब किसी वायर का होता है। जैसे कि मैं बल्ब की बात करूं, इस प्रतिरोध भाई है क्या, मान लीजिए बैरिकेड्स लगा दी मैंने, बैरिकेड्स लगा दी, तो इस प्रतिरोध को दर्शाने का क्या तरीका है, प्रतिरोध को दर्शाने का तरीका है जिग-जैग लाइन, ऐसे ये कहीं पे मिल जाए इसका मतलब वहां पर क्या है, प्रतिरोध। और किसी भी चालक में प्रतिरोध होता है, तो कहीं भी चालक कनेक्ट करना हमने परिपथ से, तो हम क्या करेंगे, जिग-जैग लाइन से बता देंगे, ठीक है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिरोध का सिंबल हो जाएगा। तो प्रतिरोध ज्यादा कम कुछ होता है ना, जैसे कि 1 लीटर 2 लीटर, हमें पता है कि 1 लीटर से 2 लीटर ज्यादा, तो इसका भी लीटर एक क्या है, एक इकाई है, एक मात्रक है, एक यूनिट है। तो वैसे ही रेजिस्टेंस की यूनिट होती है क्या, ओम। क्या होती है, ओम। मैं यहां लिख लेता हूं, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। ये ओम, ऐसे ये सिंबल होता है ओम, ठीक है कि नहीं। तो रेजिस्टेंस की इकाई क्या होती है, ओम होती है, मात्रक जो होता है वो क्या होता है, ओम होता है। मैं लिख देता हूं कि प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, क्या होता है, ओम, ठीक है कि नहीं। अब ये समझ में आ गया होगा। अगला हम पढ़ते हैं कि ऐसे कौन से कारक हैं जो प्रतिरोध को प्रभावित करते हैं, क्या करते हैं, प्रतिरोध को प्रभावित करते हैं। जैसे कि बात करूं अपने कोई भी, जैसे कि हमने कहीं पे सर्किट में क्या लगाया, बल्ब लगाया, तो हमने क्या बोलेंगे कि बल्ब में जो देखो बल्ब जो है ये बल्ब है, ठीक है कि नहीं। इसमें ये जो तार होता है ना, ये जो तार होता है इसके अंदर, ये जो वायर होता है, ये टंगस्टन का होता है। किसका होता है, टंगस्टन का। अब देखो विद्युत धारा जो है इसमें से आएगी, इसमें चलेगी नहीं चलेगी, ये टंगस्टन का वायर। अब ये टंगस्टन का वायर क्या है, इसमें प्रतिरोध है, क्या है, प्रतिरोध। और इस प्रतिरोध के कारण वो क्या होता है, गर्म होता है, और गर्म होकर क्या करता है, ग्लो करता है, और ग्लो करते हैं हम बोलेंगे कि ये क्या कर रहा है, ये बल्ब जो है जल रहा है। तो ये मान लो कहीं सर्किट में हमने बल्ब लगाया, तो हम बोलेंगे सर्किट में हमने क्या लगाया, लोड लगा दिया, क्या लगा दिया, लोड लगा दिया, मतलब हमने क्या लगा दिया, प्रतिरोध लगा दिया, क्या लगा दिया, प्रतिरोध, ठीक है कि नहीं। अब देखो, अब ऐसे कौन कौन से कारक है, ये ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो प्रतिरोध को क्या करते हो, प्रभावित करते हो, तो वो हम लिख लेते हैं। ये मैं हटा देता हूं, ये कारक जो या एनसीईआरटी में क्या लाइन दे रखी है वही लिख देते हैं कि वह कारक, लिख देते हैं वह कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध
निर्भर करता है। ओके, ऐसे कौन कौन से फैक्टर है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड होता है, ठीक है कि नहीं। अब देखो, पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करते हैं। तो कौन कौन से, देखो एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि मान लो एक हमारे पास ये पाइप है, ये एक पाइप है 2 मीटर का, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है 2 मीटर, और उसी साइज का एक मेरे पास और पाइप है, वो है कितना 4 मीटर का। ठीक है, उसी साइज का, ये कितना है 4 मीटर का, मतलब इसकी लेंथ जो है L और इसकी लेंथ L, इसकी 4 मीटर है और इसकी 2 मीटर है। अब मुझे एक बात बताना कि आप कौन से पाइप से आसानी से निकल जाओगे, जिसकी लंबाई कम है उसमें से निकल जाओगे आसानी से, और जिसकी लंबाई ज्यादा है उसमें डिफिकल्टी से निकलोगे। इसका मतलब आपके निकलने या पाइप में चलने के बीच में क्या है, आप मुश्किल होगी ना। इस छोटे वाले पाइप में क्या होगा, ज्यादा छोटे वाले पाइप आसानी से निकल जाओगे और बड़े वाले पाइप में मुश्किल से निकलोगे। इसका मतलब आपको प्रतिरोध ज्यादा डिफिकल्टीज कहाँ होगी, ज्यादा अवरोध पैदा कहाँ होगा, बड़े वाले, मतलब बड़े वाले जो है पाइप का प्रतिरोध ज्यादा है। मैं एक और पाइप ले लूँ और लंबा है 6 मीटर का, तो बोले 6 मीटर जो है उसमें से और निकलने में क्या और ज्यादा आपको डिफिकल्टीज होगी। इसका मतलब जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी किसी भी कंडक्टर की, ये पाइप न मान ली तो मान लो ये वायर, क्या मान लो वायर, और इन वायर से क्या निकलता है चार्जेस। इन वायर से, तो वायर में इलेक्ट्रॉन चलते हैं ना, वायर में इलेक्ट्रॉन चलने से चार्जेस चलते हैं, इन चार्जेस के चलने से विद्युत धारा बनती है। तो जितनी लंबाई ज्यादा होगी किसी भी कंडक्टर में, किसी भी वायर की जितनी लंबाई ज्यादा होगी उतना प्रतिरोध क्या होगा ज्यादा, मतलब किसी भी कंडक्टर की जैसे जैसे लंबाई बढ़ेंगे तो प्रतिरोध बढ़ता जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है, पहला दिया हो गया। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास, पहला हमारे पास पॉइंट हो जाएगा कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर is directly proportional to length of कंडक्टर। मतलब क्या है कि चालक का प्रतिरोध, उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। इसका मतलब ये होता है कि लंबाई यदि बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, एंड लंबाई घटा देंगे तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है कि नहीं। इसका मतलब क्या है कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ये इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास क्या है कि एक हमारे पास पाइप है, ये मेरे पास एक पाइप है, ये मेरे पास एक पाइप है, और दूसरा मेरे पास पाइप है, ये दोनों सेम लंबाई के, लंबाई दोनों की क्या है सेम, लेंथ दोनों क्या है, मान लो ये भी 2 मीटर का है और ये भी कितने का है 2 मीटर का। अब दोनों की लंबाई क्या है सेम, ये मोटा ज्यादा, मतलब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो ज्यादा है। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, जैसे मैं बात करूं ये चौक है, ठीक है, चौक का जो ये पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये वाला, इसका एरिया,
इस नोक का एरिया, ठीक है, इस नोक का एरिया, मैं बोलूंगा इसको क्रॉस सेक्शन एरिया। जैसे कि ये जो है ये क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। मान लो कि ये ज्यादा मोटा है, कोई मतलब ये एक ये चौक है और एक मेरे पास जो है और कुछ मैं ले लेता हूं, ये मेरे पास एक ढक्कन है, ठीक है, मतलब इतना बड़ा है कोई कंडक्टर है। अब जब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा है, ठीक है, तो कुल मिलाकर बात करूं, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ही इतना है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया इसका इतना है, मतलब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, ज्यादा, निशान कम है। और इसका क्या है, क्रॉस सेक्शन अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, एरिया क्या हो जाएगा, कम, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम। अब बताओ मेरे को कि इस पाइप दोनों की लंबाई बराबर है, इस पाइप और इस पाइप में से आसानी से किससे निकल जाओगे, किसमें आपको रेजिस्टेंस कम, किसमें आपको प्रतिरोध कम लगेगा, किसमें से आसानी से निकल जाओगे, किसमें से आसानी से नहीं निकल सकते। तो देखो ये पतला है तो इसमें से हम आसानी से नहीं निकल सकते, मतलब इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा, और ये बड़ा है तो इसमें से हम आसानी से निकल जाएंगे। इसका मतलब क्या है, इसका प्रतिरोध क्या है, कम है। तो देखो क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होने से क्या हो जाएगा, प्रतिरोध घट जाएगा, मतलब जो है इसकी जो क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घटेगा, और क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा होगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा तो प्रतिरोध कम होगा, और क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा होगा तो प्रतिरोध ज्यादा होगा। भाई मोटे पाइप से निकलना आसान है ना, पतले पाइप से निकलना मुश्किल है। तो मोटे पाइप का क्या क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होता है तो उसमें से आसानी निकल सकते हैं, इसका मतलब ये होता है रेजिस्टेंस हमें कम लगेगा। और पाइप पतला होगा तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा होगा और उसमें से हम आसानी से नहीं निकल सकते, इसका मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा तो प्रतिरोध ज्यादा, ठीक है कि नहीं। इसको बोली इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सेकंड पॉइंट हमारे पास हो जाएगा कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज inversely proportional to cross section area of conductor, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि चालक का प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। देखो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है नहीं, क्रॉस सेक्शन एरिया। इसका मतलब यदि एरिया को हम बढ़ा दें तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। देख लो एरिया को जैसे हमने बढ़ाया हम आसानी से निकल पा रहे हैं तो रेजिस्टेंस कम है, और एरिया को हम घटाएंगे, मालूम इसका एरिया हमने ये कम कर दिया, मोटाई कम कर दी तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है नहीं। तो ये इक्वेशन नंबर हो गया 2, इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या हो जाएगा, R is directly proportional to length and inversely proportional to width। दोनों को मिला दे, ये R दोनों, ये H और ये क्या हो जाएगा, ये नीचे ये, ठीक है। अब R is equal to रो L अपॉन E,
रो एल अपॉन ए। अब देखो रो ये क्या है, इसको बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? रो। रो जो है, रो ये भी रो है जो, इसको हम बोलेंगे रेजिस्टिविटी। क्या बोलेंगे? रेजिस्टिविटी। ठीक है। और इसका जो यूनिट होती है, मान लो कि रो की मेरे को यहां से वैल्यू चाहिए, तो क्या हो जाएगा? ए को मैं इसे दे दूं तो आर ए अपॉन एल। देखो रेजिस्टिविटी क्या होती है, बट वो कर समझेंगे। लेकिन इससे पहले एक बात ये कि रेजिस्टिविटी जो है वो कांस्टेंट रहती है। आपकी लेंथ या एरिया को भी चेंज कर दो, एक कंडक्टर के लिए देखिए, या एक मटेरियल के लिए, वो हम कल पढ़ेंगे। लेकिन पहले इसकी यूनिट पता कर लेते हैं। इसकी रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, जिसको हम हिंदी बोलते हैं प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता। देखो ये तो कंडीशन जब फुलफिल होगी, तब क्या होगा? जब टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर should be constant मतलब तापमान जो है वो क्या रहना चाहिए? नियत रहना चाहिए। तापमान क्या होना चाहिए? नियत। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अब देखो इसकी रो की जो हम बोलेंगे कि मात्रक होगा, इकाई जो होगी, यूनिट जो होगी, वो क्या होगी? यूनिट हम बोलेंगे या मात्रक, वो क्या होगा? देखो आर का होता है ओम, इसका मीटर स्क्वायर। देखना रो का है क्या? आर ए अपॉन एल। आर ए का होता है, आर का होता है ओम, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, और एल का होता है मीटर। ये मीटर से 1 मीटर से 1 मीटर लेंथ पीछे क्या रह गया? ओम मीटर। क्या बोलेंगे? ओम मीटर। तो यूनिट क्या हो जाएगी? ओम मीटर, या इसको बोलेंगे ओमी, है ना? ओम मीटर। ठीक है, ये होगी रेजिस्टिविटी। अगला हम पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी क्या होती है अगले लेक्चर में।